interesting topic, that is the resolution of vector. Now resolution of vector, that before this topic आपको ये समझना होगा कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से. बहुत सारे मेथड्स है. एक तो होता है मैथमेटिकल मेथड, एक होता है ग्राफ, ठीक है. और भी बहुत मेथड है, मैं वन बाय वन इसको लेते चलूँगी. अभी मैं आपको बेसिक में मैथमेटिकल मेथड और ग्राफ बता रही हूँ. तो अगर हमें किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि वेक्टर के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है. और भी बहुत सारी होती हैं. इसके अलावा जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी होंगी, जैसे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. तो आप कंपैरेटिव कंपैरिजन कर पाते होंगे कि क्या हो रहा है, इनमें डिफरेंस क्या है. एक में मैग्नीट्यूड है खाली और दूसरे में यानी वेक्टर में क्या मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन है. तो अगर आप ग्राफ विद डायग्राम, यहाँ पर फिगर भी होती है, ग्राफ और डायग्राम दोनों को यूज़ कर रहे हो तो रिप्रेजेंटेशन किस किस तरीके से चेंज होते हैं. सबसे पहले देखो मैथमेटिकल मेथड में आते हैं. एक वेक्टर ए है तो आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था, उसी के बेसिस पर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम ले लेते हैं कि स्केलर वैल्यू. लेट दिस स्केलर वैल्यू इज लैम्डा. ये क्या है, स्केलर वैल्यू, ठीक है. और इसी का वेक्टर जो काउंटर पार्ट है वो है ए, उसके साथ में कैप लगा दे रहे. तो कैप जो लगाने का मतलब होता है दैट इज द यूनिट वेक्टर. आपको मैंने यूनिट वेक्टर बताया था टाइप ऑफ वेक्टर्स में. तो यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन है पर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1. तो मैग्नीट्यूड हो गया 1 लेकिन इसका डायरेक्शन है, ठीक है. अब इस डायरेक्शन के साथ में जब हम स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो पूरा का पूरा वेक्टर मिल जाएगा. कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं. वेलोसिटी वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. अब इस वेलोसिटी वेक्टर को हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, 20 इंटू 1. तो ये जो 20 है दिस इज लैम्डा यानी स्केलर वैल्यू, और जो 1 है ये वेक्टर है. यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर इसका लगा दिया, मीन्स ये डायरेक्शन को भी शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर है. तो 20 के करस्पॉन्डेंस में हमें यूनिट वेक्टर मिल गया 1, जिसका हमें डायरेक्शन भी पता है. तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा. अब इस वेक्टर का क्या है, अगर हम इस वेक्टर को ये लिखें कि इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन होगा. तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर इसकी वेलोसिटी है तो इसमें यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स ईस्ट. गॉट इट. तो हम जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन. इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक स्केलर वैल्यू की ज़रूरत होती है और एक हमें वेक्टर यूनिट वेक्टर की ज़रूरत होती है जिसको हम नेम देते हैं यूनिट वेक्टर. मीन्स क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन है कुछ. तो दैट इज़ वाई द ओवरऑल वेक्टर क्वांटिटी इज रिजॉल्व्ड in 2 parts, scalar value and unit vector. So that is called resolution, जो आपका पहली हेडिंग थी. अब ग्राफ बेसिस पर किस तरीके से बनाते हैं, आप स्केलिंग कर लेते हो. जैसे ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है टूवर्ड्स ईस्ट, तो आप इसमें क्या करोगे कि 20 की स्केलिंग करोगे. 20 इज कोरस्पॉन्डिंग टू 2 सेंटीमीटर. 20 किलोमीटर पर आर इज कोरस्पॉन्डिंग टू 2 सेंटीमीटर. इसका मतलब आपकी स्केलिंग क्या चल रही है कि 10 किलोमीटर पर आर को आपने 1 सेंटीमीटर यूज़ किया है. तो 1 सेंटीमीटर जो होगा दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द यूनिट वैल्यू, ठीक है. ये हो गई 1 सेंटीमीटर यूनिट वैल्यू. इस 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ था ईस्ट. तो ईस्ट डायरेक्शन अगर हमें दिया हुआ है तो इस ईस्ट डायरेक्शन को हमें एक्स एक्सिस पे बनाना होगा. आप पढ़ चुके हो
कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ईस्ट डायरेक्शन किस साइड में होगा, एक्स एक्सिस में। यानी वेलोसिटी वेक्टर कैसे बनेगा, आप यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, ये 2 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, यानी वेलोसिटी का जो एरो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा ग्राफिकल बेस पे, ये हो जाएगी वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पे, दिस वन इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस वेलोसिटी इज 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर डायरेक्शन भी शो हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में। अगर ये नॉर्थ में होती, डायरेक्शन डायग्राम यहाँ पर बनाओगे साथ में फिगर में, ये फिगर हो गई नॉर्थ साउथ, दिस वन इज ईस्ट, दिस वन इज वेस्ट। तो डायरेक्शन डायग्राम के बेसिस पे देखो तो ईस्ट आपका टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहा है, आपका वेस्ट क्या आएगा टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, नॉर्थ टूवर्ड्स द वाई एक्सिस एंड साउथ टूवर्ड द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये डायरेक्शन डायग्राम हो गया। अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि ये जो वेलोसिटी है दैट इज इन द ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, तो ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन का मीन्स है कि वो यहाँ बन रही होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट एंड दिस वन इज नॉर्थ। सो ईस्ट नॉर्थ मीन्स इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बन रही है और इसका मैग्नीट्यूड आप 2 सेंटीमीटर लोगे क्योंकि आपने स्केलिंग की हुई है। ये 20 किलोमीटर पर आवर किसके इक्विवेलेंट है, 2 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पे 10 इज कोरस्पॉन्डिंग टू 1। आप 2 सेंटीमीटर की स्केलिंग लेकर के ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे। सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड विद द हेल्प ऑफ फिगर यहाँ पर एक एरो डायग्राम बना करके देखो, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में था तो आप एरो डायग्राम बनाओगे। दिस इज वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर हो गई और ये किस डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स ईस्ट। ओके, तो ओवरऑल ये फिगर होगी कोरस्पॉन्डिंग। तो एक ही वेक्टर को, जो वेक्टर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिस इज वेरी मच बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। एक वेक्टर जो आपके किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के ये मेथड्स हैं। आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब तक आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं क्लियर होता, आप ग्राफ में उसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ग्राफिकली की बात आप फिगर वाइज डायरेक्शन डायग्राम के बेसिस पर आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी हम वेक्टर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में उसको ब्रेक करके और उसको फिर कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर की इम्पोर्टेंस बहुत है और ये आपका जो कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आपका आगे तक हर एक फिजिकल वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी में यूज़ होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका +2 में टॉपिक, आपका पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, आप फोर्स के बेसिस पे उसको यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, या आपकी जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है, तो डाइपोल मोमेंट है, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी। और प्लस आपका +1 में भी जितने टॉपिक्स हैं उसमें आपकी स्केलर क्वांटिटी एज सच वैसे ही रहती है जैसे आप नॉर्मली अभी तक मैथमेटिक्स करते आ रहे हो, नॉर्मली ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होंगे उनके रिप्रेजेंटेशन में आपका रिजोल्यूशन यूज़ हो रहा होगा। सो दिस वन इज़ द बेस। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर। यानी अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, केवल बाकी सारे एक्सप्रेशन को हटा देते हैं। दैट इज अ ग्राफ, वो आपका प्रैक्टिकल में बहुत यूज़ होता है जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हो, या आपको ग्राफ प्लॉट करने के बाद फाइनल रिजल्ट जब निकालना होता है उस समय ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है आपका मैथमेटिकल मेथड में। रिप्रेजेंटेशन जो आप दे रहे हो वेक्टर्स का, जो रिजोल्यूशन को शो कर रहा है, उस मेथड के अकॉर्डिंग्स में क्या हो जाएगा कि A दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू यूनिट वेक्टर। वी कैन से इट एज, इसको हम लैम्डा को और भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज नोन एज मॉड ऑफ ए, ठीक है। यही लैम्डा किस में कन्वर्ट हो गया, मॉड ऑफ ए में। इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए। मॉडुलस, इससे फुल फॉर्म इज द मॉडुलस एंड दिस वन इज इन शॉर्ट वी से इट एज मॉड। तो मॉड ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, गॉट इट। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे आपका एक बेस फॉर्मूला निकल के आ रहा होता है, दैट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मॉड, ठीक है। मॉड की क्वालिटी आप सुन लो,
कि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट कैन नेवर बी ज़ीरो। सो मॉड की ये क्वालिटी हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही ट्विस्ट करते हैं। इट शुड बी पॉजिटिव एंड नॉन ज़ीरो। ठीक है, मॉड में जो वैल्यू ले रहे हो यानी मैग्नीट्यूड जो आप ले रहे हो वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं, आपने ज़ीरो वेक्टर पढ़ा है तो ज़ीरो वेक्टर को हम यहाँ पे कंसीडर करते ही नहीं हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़ीरो वेक्टर डज नॉट कंसीडर हियर, बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग मॉड तो मॉड की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ज़ीरो वेक्टर की क्वालिटी कि उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, उसका डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। यहाँ पर नॉन ज़ीरो होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। मॉड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मॉड। ओके, एंड दीज टू आर द बेसिक क्वालिटी ऑफ मॉड ऑफ एनी वेक्टर। सो ये रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब इस रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पर हम कंसीडर करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि हमारे पास 2D स्पेस खाली नहीं होता। ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड है 2D स्पेस का। हमारे पास होता है 3 डायमेंशनल स्पेस, इवन 4 डायमेंशनल स्पेस भी है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि टाइम को अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो वो स्पेस वो 4 डायमेंशनल हो जाता है। अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि रेफरेंस फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं। तो वो सारे के सारे आपके डिपेंड करते हैं 4 डायमेंशनल कंसिडरेशन पर। ठीक है, नो डाउट उसका यूज़ थोड़ा सा कम है आपके +1 में, बट हाँ ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपकी आगे तक काम आनी है, कॉम्पिटिशन में काम आनी है आपकी, और प्लस आपके आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होंगे। तो अब आ जाते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर पे। यू नो आई टोल्ड इट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स उन्हें कहते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइक द केस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। दिस इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये जो डायरेक्शंस आ रहे हैं ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है, बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था आई जे के, इसमें हम लगा देते हैं हमेशा कैप। ठीक है, यानी हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस। ये आई कैप हो गया। एक्स एक्सिस अपने आप में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, जब हमने इसमें आई कैप को जोड़ दिया तो ये डायरेक्शन को भी शो कर रहा है। ठीक है, यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन आ रहा है। उसके बाद आता है जे कैप कोरस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस एंड के कैप कोरस्पॉन्डिंग टू जेड एक्सिस। कैप इंडिकेट्स दैट it is a vector quantity having magnitude 1. It is a unit vector. So I, J, K are the unit vector, orthogonal unit vector along x, y, z axis respectively. ठीक है, x के कोरस्पॉन्डेंस में I, y के कोरस्पॉन्डेंस में J और z के कोरस्पॉन्डेंस में K। तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाएंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या है? जो x, y, z में हो। और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है? जो आई जे के फॉर्म में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन देम। अब हम किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशनल स्पेस में कंसीडर करने के लिए हम आई जे के कैप का यूज करेंगे। सो हियर इफ वी आर कंसीडरिंग अ वेक्टर ए, ठीक है, तो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या बताया कि मैग्नीट्यूड वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या था? वेक्टर ओवर इट्स मॉड। वो फॉर्मूला आपने लर्न रखना है। सो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। अब अगर मैंने लिखा यूनिट वेक्टर इज आई, यानी कि ए जो वेक्टर है उसका हम एक्स कॉम्पोनेंट ले रहे हैं। इस वेक्टर को हम अब कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। वो कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं? एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डेंस में जो कंपोनेंट है वो ए एक्स है। यहाँ पर मॉड साइन नहीं लगा रहे, लेकिन ये है मैग्नीट्यूड केवल, क्योंकि जब आप मॉड लगाने लगोगे तो इक्वेशन उतनी ही लेंथी होती जाएगी। ठीक है, और वो बार बार लिखना, क्योंकि कई बार लिखना पड़ता है, इसलिए आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आपने क्या करना होता है, अगर आप ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगा रहे हो तो ये
अल्फ़ाबेट है ये शो कर रहा है कि दिस इज़ द ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट द वेक्टर क्वांटिटी. इफ़ यू आर यूजिंग दिस एरोहेड then only this one is a vector quantity. So Ax is the component of a vector along with the x-axis, and that is why we have multiplied it with the unit vector I. Then Ay into j. वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, हर एक कंपोनेंट एडिशन के साथ में जितने कंपोनेंट है आप इसको देखो तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला. ठीक है, वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड. तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड प्लस ए जेड मल्टीप्लाइड बाय के कैप. ओके, जेड कंपोनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय के. ये 3 डायमेंशनल स्पेस में. अगर कोई ये वेक्टर होता जो 2 डायमेंशन में ही होता, जैसे ये आपके एक्स वाई एक्स बने हुए और ए वेक्टर यहाँ कहीं पर है, दिस इज ए वेक्टर. ठीक है, तो इस ए वेक्टर के केवल 2 ही कंपोनेंट होते. एक एक्स एक्सिस पर कैसे निकालते कंपोनेंट, यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करते. दिस वन इज प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के बाद हम ओरिजिन से लेंथ ले लेते, दैट इज लेंथ इज ए एक्स. गॉट इट. उसके बाद इसी के टॉप पॉइंट से हेड से हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पर, एंड दिस लेंथ इज ए वाई. ओके, तो ये आपके आप क्या रहेंगे कंपोनेंट, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट. ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड आर कॉल्ड कंपोनेंट. पॉइंट इज क्लियर. ये कंपोनेंट है और ये साथ में यूनिट वेक्टर है. और हम कंपोनेंट कैसे निकालते हैं ग्राफ में, बाय टेकिंग द प्रोजेक्शन. यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ किया और हम यहाँ पर कंपोनेंट निकाल लेंगे फ्रॉम द ओरिजिन पोजीशन. ओके, यहाँ पर मैंने 3 लिया, इसका मतलब ये वेक्टर यहाँ कहीं ओपन स्पेस में होगा. समझ रहे हो, यहाँ ओरिजिन से यहाँ पर कहीं होगा जिसका आप कंपोनेंट जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस पर भी डाल सकते हो, वाई एक्सिस पर भी डाल सकते हो और जेड एक्सिस पर भी डाल सकते हो. तो वो प्रोजेक्शन जो जाएगा वो तीनों एक्सिस पर जाएगा, इसलिए उसके 3 पार्ट्स आ रहे हैं, 3 कंपोनेंट आ रहे हैं इन कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर. So this one is the representation of a vector and this is called resolution. Resolution होता क्या है, बाइफर्केशन करना, डिवाइड करना. किसी भी वेक्टर को ओवरऑल वैल्यू इसकी एक ही रहेगी, लेकिन वो डिवाइड हो जाएगा तो हम उसकी और भी क्वालिटी प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला है, इसको हम यूज़ करके इनकी और प्रॉपर्टीज़ को निकाल सकते हैं. इसके मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं, इसके डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, इसके एंगल को निकाल सकते हैं. तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाएंगी बाय टेकिंग रिजोल्यूशन. सो आई होप रिजोल्यूशन होता क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. पॉइंट इज क्लियर. अब हम इस रिजोल्यूशन के बेसिस पर बताएंगे कि हम किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं. पॉइंट यहाँ पर क्या है कि हमें ये जो वेक्टर निकला है इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा और इसका डायरेक्शन भी निकालना होगा. तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे बाय दीज वैल्यूज ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. मैंने ले लिया है एक वेक्टर ए विच इज़ इन 2 डायरेक्शन, दैट मीन्स इट इज़ द वेक्टर विच इज़ इन 2 डायमेंशनल वेक्टर ए एक्स आई एंड ए वाई जे. यहाँ पे z को मैंने रिमूव कर दिया. पहले हम 2 एक्सिस में निकाल लेते हैं, फिर 3 एक्सिस में निकाल लेते हैं. तो ये एक वेक्टर जो है यहाँ पर हमने इस वेक्टर को x और y एक्सिस में एज्यूम किया हुआ है. ये फिगर में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. ये वेक्टर a x y प्लेन में रखा हुआ है. जब 2 एक्सिस मिल जाते हैं तो एक प्लेन बन जाता है. x y प्लेन में है और ये वेक्टर x एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है. किसी भी एक वेक्टर से उसका बेस ले लेते हैं कि हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. हमें वेक्टर्स की 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है, वन इज़ मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन. तो किसी भी एक एक्सिस से हम एंगल ले सकते हैं एंड लेट दैट एंगल इज थीटा फ्रॉम द x एक्सिस. ओके, अगर हम एंगल ले रहे हैं और हमने क्या किया है कि ये OCD एक ट्रायंगल, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे और हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे. दैट मीन्स कि आप ये पता है कि साइन थीटा अगर हमें निकालना हो OCD ट्रायंगल में OCD, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर कितना है, CD ओवर हाइपोटेन्यूज इज OC. हम किस ट्रायंगल में ले रहे हैं, इन ट्रायंगल OCD. ठीक है,
OCD ट्रायंगल में sin थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर CD is corresponding to AY. So you will write it here AY divided by A, यानी हम क्या कर रहे हैं, OC की केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दिस वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर एंड sin थीटा। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ AY एज A sin थीटा। ओके, उसके बाद उसी तरीके से अगर हमें AX निकालना हो तो AX कहाँ से आएगा, AX कब बनेगा, जब हम cos थीटा लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है, AX, हाइपोटेन्यूज A। सो AX ओवर A इज इक्वल टू cos थीटा। सो AX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A cos थीटा। सेम वे इसी तरीके से कर रहे होंगे। अब यहाँ पर ये दो इक्वेशन हो गई हैं, कंबाइनली इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हमने किया AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो AX स्क्वायर करने पे क्या आएगा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी। आगे AY स्क्वायर इज A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और A स्क्वायर कॉमन लेने पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज 1। आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो 1 हो जाएगा, आ जाएगा A स्क्वायर। A क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया। ठीक है, इस रिलेशन से अगर हम निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो रिजोल्यूशन का बेनिफिट हुआ, आपने जब इसको रिजॉल्व कर लिया AX और AY में, तो आपको बेनिफिट क्या हुआ कि आपने उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। नेक्स्ट अब इसका डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन जो हमने एज्यूम किया हुआ था उसी को निकालेंगे। यहाँ पर हमने एज्यूम किया था कि जो A वेक्टर है दैट इज मेकिंग थीटा एंगल फ्रॉम द X एक्सिस, तो इसी को हम निकालेंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी है। अब साइन या कॉस के फॉर्म में नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि साइन या कॉस के फॉर्म में तो आपका या तो AX वेक्टर आएगा, AX मैग्नीट्यूड आएगा, या तो AY कॉम्पोनेंट आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। हमने क्या करना है कि हमें दोनों के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं जो हम मेजर कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे। तो हम लेंगे tan थीटा, ये डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, ये था आपका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम करते हैं tan थीटा। tan थीटा इन द ट्रायंगल अगेन OCD, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AY, so this will be AY over AX, and then you get the value of theta as tan inverse AY over AX। ओवरऑल रिजल्ट ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को यूटिलाइज करके यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल ले रहे हैं। इसको हम कहते हैं डायरेक्शन थीटा। So that is the direction from the x-axis. That means the vector A is making the theta angle which is having the value tan inverse AY over AX. So ये वे होता है रेजोल्यूशन का, मीन्स ये बेनिफिट है रेजोल्यूशन को का कि हम मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब इसी के वे हैं जो हम फाइंड आउट करते हैं बहुत सारे वेक्टर्स को, और जो आपके बहुत यूजफुल हैं, आपके सिलेबस में भी हैं। लाइक द पोजीशन वेक्टर, आपने पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर, देन वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। We can find out every vector resolution by this method. So that this method must be known to you, must be clear to you, so that you may apply this method. Okay? So हमने क्या क्या करना है आज? पोजीशन वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरा निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस हुई थी वैसे वैसे ही निकालना है। ठीक है, थर्ड आपने निकालना है वेलोसिटी वेक्टर, और फोर्थ आपने निकालना है एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ये 4 वेक्टर्स निकालने हैं, लेकिन अभी मैं आज सिर्फ 2 निकालूंगी। उसके बाद बाकी आप खुद से भी निकाल सकते हो मेथड अप्लाई करके, अदरवाइज आई विल टेल इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो पोजीशन वेक्टर, लेट्स स्टार्ट विद दिस। वी हैव टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। 2 डायरेक्शन में निकालना है एक्स वाई, एंड लेट दिस वन इज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट P इन द XY प्लेन। समझ में आ रहा है?
ये P पॉइंट है जिसको हम ले रहे हैं XY प्लेन में कहीं रखा हुआ है, इसकी पोजीशन है। तो इस पोजीशन को फाइंड आउट, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर विच indicate the position of a point or a particle or a body. Remember it? I'm just revising it, I'm just repeating it, you may note down. Position vector होता क्या है? The vector that represent the position of a point, body or a particle with respect to origin is called position vector. तो अगर हमें इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो वो हमें किसके रिस्पेक्ट में बतानी है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम ओरिजिन से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग में। एक पॉइंट है ओरिजिन, दूसरा पॉइंट हमें ये P पोजीशन मिल रही है। सो वी विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट एंड वी विल गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट P. So this one is position vector represented by R vector. R is known as position of point P with respect to origin. Okay, what is R? Position vector, or simply we can say it as position of point P with respect to origin. ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसको प्रोजेक्शन डालेंगे इसका, एंड वी विल फाइंड द कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस एज x, अलोंग द y एक्सिस एज y. गॉट इट? ये 2 पार्ट्स में रिजॉल्व हो गया। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? वेक्टर इज इक्वल टू जो x कंपोनेंट होगा x मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। x के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? I. y के अलोंग यूनिट वेक्टर j. सो xi प्लस yj, इन पे वेक्टर साइन नहीं लगता, ये मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर साइन किस पे लग रहा है? यूनिट वेक्टर पे। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अब x की वैल्यू, दिस वन इज थीटा, जैसे मैंने वेक्टर में किया था, ये थीटा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x वैल्यू, ये आपने ट्रायंगल ले लिया OPC, इस ट्रायंगल में अगर आप x की वैल्यू लिखोगे तो ये cos के फॉर्म में आएगी। तो x इज इक्वल टू R cos थीटा एंड y इज इक्वल टू R sin थीटा। सिंपली वो जो पहला स्टेप किया था वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेम यहाँ पर कर रहे हो। cos थीटा इज इक्वल टू x कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई डायगोनल, डायगोनल क्या है? R। वही आप यहाँ पे निकालें। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे जब, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, आपने स्क्वायरिंग कर दी है दोनों साइड में, दोनों इक्वेशन में, ऑन बोथ साइड। R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो अब आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, तो R आपने कॉमन ले लिया, R स्क्वायर क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, दैट इज R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया आपको? मैग्नीट्यूड। सेम स्टेप है, उसके बाद आपको क्या निकालना है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मीन्स व्हाट? tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू y, सो y डिवाइडेड बाई x, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। सिंपल, कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। तो आपने इस r, जो इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इसका आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और डायरेक्शन भी निकाल लिया। सो दैट इज द overall terms related to resolution. This one is resolution and overall magnitude and direction corresponding to this position vector. I hope this point is clear to you. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना मुझसे। I am here and I can tell you again. So next is the displacement vector. Okay. Let's start with this. It's again simple, nothing to worry. You can solve this displacement vector by some basic addition of the vector. Okay. So next displacement vector, इसको हम ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस,
अब डिस्प्लेसमेंट होता है कैसे, जब पोजीशन थी तो एक ही पॉइंट था, डिस्प्लेसमेंट कब होगा जब 2 पॉइंट होंगे, ठीक है। एक पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, दिस इज R1 पोजीशन वेक्टर, और एक पॉइंट Q है जिसका पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो हमने पोजीशन वेक्टर लिए हैं, डायरेक्शन आप देख लो हमेशा ओरिजिन से जो पॉइंट लेते हैं पॉइंट की डायरेक्शन में रखते हैं, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, एक पार्टिकल है, एक बॉडी है जो P पॉइंट से Q पॉइंट पे शिफ्ट हो रही है XY प्लेन में, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए वर्ड आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी हम यहाँ पर R1 या R2 की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, PQ टर्म की। द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, डेल्टा R से हम रिप्रेजेंट करेंगे, द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम P point to Q point. So delta R is the displacement vector and we are going to find the value of delta R, not R1 and R2. डेल्टा R का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डेल्टा R का डायरेक्शन निकालेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो मैंने पहले आपको बताया था वो यूज़ करना है, एंड लेट दिस पॉइंट इज O, ओरिजिन, सो O। सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर एडिशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल हमने लिया, ये हम कौन सा पॉइंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ट्राइंगल हमने लिया हुआ है OPQ, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर रहे हैं और उस ट्राइंगल लॉ के बेसिस पर ट्राइंगल का रिजल्टेंट वेक्टर 0 वेक्टर आता है, एंड वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन द वेक्टर्स विच आर कमिंग इन आर डायरेक्शन दैट आर पॉजिटिव, and the vectors which are coming opposite to our direction are negative. So हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं clockwise, ये डायरेक्शन clockwise को शो कर रहा है। तो आपने लिया इस ट्रायंगल में R1 वेक्टर, देखो आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप ऐसे पूरा घूम रहे हो, तो R1 वेक्टर आपकी डायरेक्शन में घूमा तो ये पॉजिटिव हुआ यानी प्लस R1। उसके बाद डेल्टा R वेक्टर भी आप ही की डायरेक्शन में आ रहा है, तो डेल्टा R वेक्टर, और तीसरा आप इधर आओगे और ये वेक्टर किधर जा रहा है, ऑपोजिट, तो R2 वेक्टर क्या हो गया विद माइनस साइन। ये बात समझ में आ रही है। आप ऐसा एज्यूम करो कि आप खुद मूव कर रहे हो, 0 वेक्टर में मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया है क्योंकि 0 वेक्टर का रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 ही होता है, डायरेक्शन की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। तो आप खुद मूव कर रहे हो और आप जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होगे तो आप देखते जाओ कि आपके ऊपर, जैसे आप रोड पे जा रहे हो और उस रोड पे आपके साथ में जो जा रहे हैं वो पॉजिटिव है, आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आ रहे हैं वो नेगेटिव है। सेम इज द केस, आप राउंड सर्किल लगा रहे हो, आपके डायरेक्शन में जो घूम रहे हैं वो पॉजिटिव है, आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आ रहे हैं वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे R2 वेक्टर नेगेटिव वेक्टर होता है। तो डेल्टा R की वैल्यू निकाल लेते हैं। So delta R is equal to R2 minus R1 vector. This is the base here. Triangle law हमने अप्लाई किया था, तो डेल्टा R is equal to R2 की वैल्यू हम वेक्टर, अब यहाँ पे वेक्टर का रिजोल्यूशन कर देंगे। R2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज X। अब पोजीशन कैसे निकालेंगे, ये R1 है, R1 के पॉइंट्स हमने ले लिए कोऑर्डिनेट के लिए X1 Y1। अब पॉइंट्स के साथ ही में रखो, जैसे आप ज्योमेट्री में रखते रहे हो, पॉइंट्स के साथ में कोऑर्डिनेट रख दिए, यानी कि इसका जब हम प्रोजेक्शन डाल रहे होंगे R1 वेक्टर का यहाँ पर, तो ये पोजीशन हो जाएगी X1, और R2 का जब हम प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये वाली पोजीशन हो जाएगी X2। गेटेंगे? उसी तरीके से हम यहाँ पर Y एक्सिस में भी प्रोजेक्शन डाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका Y2 और ये पूरा हो जाएगा Y2। तो प्रोजेक्शन की बेसिस पर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ले ले रहे हैं X2 Y2, ये 2 कोऑर्डिनेट है। तो आप कैसे करते हो रिजोल्यूशन के टाइम पे, R2 की बेसिस पे रखना है तो आ जाएगा X2I प्लस Y2J, ये हो गया। माइनस में R1 की जगह पे X1I प्लस Y1J, ओके। I वाले टर्म्स एक साथ ले लो तो क्या आ जाएगा X2 माइनस X1 होल I, और J वाली टर्म्स एक साथ ले लेंगे तो Y2
माइनस y1 j। ये टर्म्स आ गए। अब इन टर्म्स को हम यूज़ करेंगे इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने में। तो आपको पता है कि ये इट इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू ये x वैल्यू होगी और ये कोरस्पॉन्ड हो गई y वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x, इसको लिख सकते हैं डेल्टा y। तो डेल्टा x एक्सिस पे ये देखो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा x की। x2 में से x1 वैल्यू माइनस कर दी, ये डेल्टा x हो गया। यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो डेल्टा y आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू डेल्टा y की। तो हमें क्योंकि निकालना तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डेल्टा x और डेल्टा y के ही फॉर्म में आना चाहिए। अब डेल्टा x इज इक्वल टू होना क्या चाहिए, जैसे आपने इसको कंपैरिजन करो जो बेसिक वेक्टर था कैसे लिखा था, axi प्लस ay_j, ठीक है। तो अब ax की वैल्यू कितनी थी, ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ax इज इक्वल टू a cos थीटा एंड ay इज इक्वल टू a sin थीटा। यानी y एक्सिस पे जो मिलता है वो आपका साइन थीटा कंपोनेंट आता है। यहाँ पर थीटा जो होगा वो डेल्टा r के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थीटा को हम शो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर डेल्टा r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका एंगल हमें बाद में निकालना होगा। वो हम निकाल किसके फॉर्म में रहे हैं, r1 और r2 के फॉर्म में। यहाँ पर डेल्टा ये जो ax है दैट इज a cos थीटा। इस इक्वेशन की कंपैरिजन करो अगर, तो दिस कॉम्पोनेंट दैट इज डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लेना चाहिए, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा r cos थीटा एंड डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा r sin थीटा। ये डेल्टा y है तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा r sin थीटा। ay इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है। सेम मेथड वही है, आप इसको यहाँ पर भी निकाल सकते हो सेम मेथड से, बट आपने डायरेक्टली कंपैरिजन से इसको रखना है इधर। सो डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इनको स्केलिंग करने का, दिस इज अगेन इक्वेशन नंबर 1। आप क्या करोगे, बोथ साइड स्केल करके ऐड कर दोगे। सो आप कैसे लिखोगे, बाई स्केलिंग एंड एडिंग द टू टर्म्स इन इक्वेशन 1। तो आप यहाँ पर कर रहे हो डेल्टा x स्केल डेल्टा y स्केल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा r स्केल विद इन ब्रैकेट cos स्केल थीटा प्लस sin स्केल थीटा विच इज इक्वल टू 1, जैसा आपने पहले किया था पोजीशन वेक्टर में जैसे निकला था। तो ये डेल्टा r स्क्वायर हो गया, तो डेल्टा r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ डेल्टा x स्क्वायर डेल्टा y स्क्वायर। अब वैल्यूज क्या है, आपने एज्यूम जो किया था उसको पुट कर दो, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में आप रिजल्ट निकाल सकते हो। डेल्टा x का मीनिंग क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और यहाँ डेल्टा y का मीनिंग क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। अब ये इस रिजल्ट में देख लो, y2 माइनस y1 अगर करें तो y2 की वैल्यू कम है और y1 की वैल्यू ज़्यादा थी, ऊपर से नीचे तक थी। तो y2 माइनस y1 करने पर नेगेटिव में वैल्यू आ रही होगी, जो स्केलिंग करने पर पॉजिटिव हो जाएगी। कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्केल में पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल ऑलवेज बी विद द प्लस साइन, ठीक है। तो ये आपका एक रिजल्ट आ गया, दिस वन इज द वन रिजल्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Now we have to find the direction of displacement vector. तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हो, सेम मेथड, लेकिन वो आप इस ग्राफ में शो नहीं कर पा रहे हो। मेथड क्या था, tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे tan थीटा क्या रखते हो, ay ओवर ax, ठीक है। पोजीशन वेक्टर में क्या रखा था, y बाई x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट वैल्यू वो कितनी है, डेल्टा y ओवर x कोऑर्डिनेट वैल्यू डेल्टा x। तो y कोऑर्डिनेट वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1, और x कोऑर्डिनेट वैल्यू है x2 माइनस x1। ओके, तो जो ये रिजल्ट आ रहा होगा, आप इसमें देखो नेगेटिव साइन आ रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू दिस वन, यानी थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो tan इनवर्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके, यहाँ पर वैल्यूज देखो, y2 माइनस y1 करिए तो माइनस में वैल्यू आ रही है इस अकॉर्डिंग्स में, और x2 माइनस x1 प्लस में वैल्यू आ रही है। तो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, ओवरऑल माइनस में हो गया। अब tan जो होता है वो आप देखो यहाँ पर, तो tan में यहाँ पर माइनस के टर्म्स में आ रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा होगा वो माइनस डायरेक्शन में बन रहा होगा, जो पिक्चर से भी शो रहा है। ये वेक्टर अगर हम आगे बढ़ाएं तो वो माइनस डायरेक्शन एक्स के नीचे, यानी कि
आपका -y कोऑर्डिनेट में वो एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एंगल यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, दैट मीन्स डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, टुवर्ड्स द नेगेटिव y एक्सिस है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से इट दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो वैल्यू पुट करके, एंड यू विल गेट द आंसर इन डिफरेंट न्यूमेरिकल पार्ट। और नेक्स्ट क्लास में, अभी मैंने आपको ये दोनों बता दिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रूव करेंगे, या आप खुद भी कर सकते हो ये, वन इज़ वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। बेटा आप जितना ज़्यादा करोगे, आप लोग जितना ज़्यादा अपने आप से सेल्फ प्रैक्टिस करोगे या सेल्फ इन्वेंट करने की कोशिश करोगे डेरिवेशंस को, उतना कॉन्फिडेंस आप में बढ़ेगा। सो इट विल बी बेटर फॉर यू टू take the new concept by your own, revise the new concept by your own. It will be more helpful to you. So I hope this point is clear to you. Today's each and resolution topic is clear, each and every points are clear to you. And if you have any confusion, you can ask to me. I'm here with you. Thank you for today.